नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज भी कमजोर है घरेलू संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट का दबाव। एफआईएस की कैश और एफएनओ दोनों में बिकवाली कायम, लेकिन क्रूड में 2% की गिरावट। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को रही थी आधे % तक की बढ़त। डाउ और नैस्डैक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स के नतीजे कमजोर। रेवेन्यू 4% तो मुनाफा 11% घटा। मार्जिन्स पर भी दिखा 1% से ज्यादा का दबाव। जेएलआर के रेवेन्यू और मार्जिन्स पर भी दिखा प्रेशर। हालांकि कंपनी ने इस साल कर्ज मुक्त होने का जताया भरोसा। दूसरी तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे खराब। मुनाफा 44% घटा। रेवेन्यूज में भी 5% से ज्यादा की गिरावट। मार्जिन्स में करीब 5% का तगड़ा दबाव। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ में 6 से 8% ग्रोथ के अनुमान के मुकाबले आधे फीसदी की रही गिरावट। दूसरी तिमाही में दिवीज लेबोरेटरीज का मुनाफा 46% बढ़ा। रेवेन्यूज में 22% की बढ़त। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं आरती इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट में 43% की तेज गिरावट। रेवेन्यूज बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स में करीब 4% की कमजोरी। निफ्टी की 3 कंपनियां ब्रिटानिया, हिंडाल्को और ओएनजीसी के आ जाएंगे दूसरी तिमाही के नतीजे। वहीं वायदा में यूपीएल, श्री सीमेंट समेत 6 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक ट्रंकेटेड हफ्ते की, छोटे कारोबारी हफ्ते की कर लीजिए तैयारी। इस हफ्ते शुक्रवार को, फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है। गुरु नानक जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। पर भाई साहब, क्या निकला है बीता कारोबारी हफ्ता। क्या कुछ नहीं पचाया हमने। वो धमाकेदार डोनाल्ड साहब की री एंट्री, वो टी से मैच नहीं कर रहा था कुछ, तो धमाकेदार डोनाल्ड साहब की री एंट्री। फेड में 25 बेसिस पॉइंट्स का एक और कट, और चाइना का $1.4 ट्रिलियन का पैकेज। सब देखा हमने। और क्या वॉलेटिलिटी झेली। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। ये देखिए, यह है निफ्टी की चाल। गजब की वॉलेटिलिटी थी, पर कुछ बदला नहीं। ले देकर वीक ऑन वीक निफ्टी दबाव में, 150 पॉइंट कमजोर, 2/3% का दबाव। तो नेट नेट वो दबाव का सिलसिला कंटिन्यू करता रहा। पिछले हफ्ते हर दिन फिर से एफआईएस ने कैश में बिकवाली करी। हर दिन बेचा। और उसके सामने डीआईएस ने बेचारे हर दिन खरीदने की कोशिश करी। वो बार्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। और हुआ क्या, पिछले हफ्ते दरअसल इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईएस ने 19,500 करोड़ का माल छोड़ा है। 19,500 करोड़ का। डीआईएस ने खरीदा करीब 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का। वायदा में इंडेक्स की पोजीशनिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। एफआईएस के रुझान में 24% इंडेक्स लॉन्ग्स, 76% इंडेक्स शॉर्ट। पिछले पूरे हफ्ते का मूड माहौल आपकी स्क्रीन पर। कुछ नहीं बदल रहा। पोजीशनिंग जस की तस है। और हां, नतीजों का सिलसिला अभी भी डगमगाया हुआ नजर आएगा। हमारा आपका सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ नजर आएगा। एक वो प्लेट दिखा दी डायरेक्टर साहब ने पहले ही, वो दिखाइएगा। संभलना मुश्किल भी है, क्योंकि जेफरीज इंडिया ने हाल में एक नोट में अपनी कवरेज यूनिवर्स में 2/3 जो कंपनीज हैं, यानी कि भारत में जितनी कंपनीज वो ट्रैक करते हैं, 2/3 कंपनीज का FY25 का, इस करंट फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग्स एस्टिमेट घटा दिया है। साल 2020 के बाद स्टीपेस्ट डाउनग्रेड आता हुआ उनकी तरफ से। यह हाल है हमारे इंडिया इंक के परफॉर्मेंस का। नतीजों को देखकर ऐसे ब्रोकरेजेस
आगे के आउटलुक को लेकर लड़खड़ाती हुई। तो कैसे चलेगा बाजार? और अब बाजार को, हमारे बाजार को नहीं, दुनिया भर के मार्केट्स को ये असेस करना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना किस तरह का फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस लेकर आएगा, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज का सब पर असर पड़ रहा है। और हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब महाराष्ट्र चुनाव भी सामने खड़े हैं, उसकी तैयारी। इसी वीकेंड बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र भी रिलीज कर दिया, तूल पकड़ रहा, अगले हफ्ते उसकी छुट्टी भी शेड्यूल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। खैर, सबके बीच में अगला हफ्ता जो आपसे नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कुछ बदलेगा नहीं। गिफ्ट निफ्टी फिर दबाव में 0.5% कमजोर, 90 अंक दबाव के साथ खुलेंगे। इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए हॉर्मास बगल में ग्लोबल मूड रीसेट कर देंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमको अप्रोच करना, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिखा देता हूं, गिफ्ट निफ्टी दिखाया था सबड्यूड से शुरुआत, 90 पॉइंट कमजोर। एशियन पियर्स दिखाइए प्लीज। मूड ऐसे ही है, सब जगह थोड़ा सा पस्त मामला है। ओवर द वीकेंड जो क्यूज यूएस से मिले थे, फ्लैट से कह लीजिए 0.5% से 2.5% का उछाल। क्या उनके मार्केट्स के लिए कोई दिक्कत है नहीं। डाउ ने पहली बार 44,000 के स्तर छू के दिखाए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे वहां के मार्केट्स थे। बिटकॉइन फटे चले जा रहा है, टेस्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मूड माहौल वहां पर तो अलग ही सेट है। आज सुबह के फ्यूचर्स का मूड दिखा देता हूं, इन ग्रीन ही है भाई साहब। चलो, तो यूएस के हैंडओवर अपनी जगह बढ़िया है, ग्लोब थोड़ा सा ठंडा, हमारे एशियन पीयर्स ठंडे हैं, और हम भी कमजोर शुरुआत करेंगे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं? ट्रम्प साहब बोले क्या करने वाले हैं, कुछ और पता चला क्या हमको? गुड मॉर्निंग आशीष। और अब तक तो ऐसी कोई क्लैरिटी आई नहीं है ट्रम्प साहब की तरफ से। वेडनेसडे को ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब की मुलाकात होनी है, ऑफिस में भी। मैं पढ़ रहा था 2020 में जब ट्रम्प साहब, ये कौन आया था, बाइडेन आए थे, तब ट्रम्प साहब ने नहीं बुलाया था। अदरवाइज सेरेमोनियल है, मिलते हैं सब लोग। इस बार मुलाकात होगी, होनी है ये। और बाइडेन साहब ने कहा भी था अपने संबोधन में कि एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। तो एक सेरेमोनियल तौर पर तो उन्हें बुलाना है, मिलना तो है ही, तो फोटो ऑप के लिए तो वो जाएंगे। पर जब तक उनका इनॉग्रेशन नहीं हो जाता अगले साल 20 जनवरी को, तब तक तो कोई ऐसी क्लैरिटी आनी है नहीं। ऑफिशियली ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आनी है। जब तो वो तो ट्वीट तो करते ही रहेंगे, वो तो उनका काम है, वो करते रहेंगे। तो जैसे वो ट्वीट करते रहेंगे वैसे रिएक्शन चलते रहेंगे हमारे। एक प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट से बातचीत करता है और एक कॉर्पोरेट को फोन पकड़ा देता है। जेलेंस्की साहब से बातचीत हो रही थी बाइडेन साहब की, और कहा जाता है कुछ ही देर बाद उन्होंने फोन पकड़ा दिया, हाँ ट्रम्प साहब की, और उन्होंने पकड़ा दिया था मस्क साहब को फोन। ये एक डेवलपमेंट निकल कर आई। और इलॉन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो है कि वो कैबिनेट का तो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एक बहुत करीबी एक एडवाइज़र के रोल में काम करेंगे। एक अनऑफिशियल पोस्ट रहेगी उनकी, मगर वो रहेंगे ट्रंप साहब के साथ, ये तो तय है। मगर जो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकल कर आई वो चाइना से निकल कर आई है, क्योंकि जो स्टिमुलस उन्होंने अनाउंस किया था वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स के लिए स्टिमुलस। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स ये इतना ही पैकेज है कि अभी और कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? मगर फिलहाल जो शुक्रवार को अनाउंसमेंट्स आई थी उनके बाजार बंद होने के बाद, जो हमारे मार्केट आज के दौरान आई थी, लेकिन वो ऐसी कोई डिमांड बूस्ट करने वाली कोई ऐसी स्टिमुलस अनाउंसमेंट नहीं थी। जो अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी वो लोकल गवर्नमेंट्स को उनके कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए उनको पैकेजेस दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। अब लोकल गवर्नमेंट्स का ये हाल है कि जो रियल एस्टेट क्राइसिस वहाँ पर चली है, रियल एस्टेट लोकल गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो और रियल एस्टेट के मार्केट को कोलैप्स हो जाने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है। इस वजह से ये जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए अनाउंस किया, जो 10 ट्रिलियन युआन का जो है। और IMF के मुताबिक तो ये जो कर्ज है जो लोकल गवर्नमेंट्स का है वो 60 ट्रिलियन युआन तक जा सकता है, जबकि जो ऑफिशियल फिगर कल फ्राइडे को चीन ने रिलीज़ किया वो 14 ट्रिलियन डॉलर का था। तो एक बहुत बड़ा अंतर है उसमें। और वित्त मंत्री जिन्होंने कल शुक्रवार को जो बात कही, उन्होंने कहा कि एक मोर फोर्सफुल फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। अब वो मोर फोर्सफुल का क्या मतलब होता है ये तो अब वही जाने, और ये उन्होंने हम पर छोड़ दिया है कि आप तय कर लीजिए, आप समझते रहिए क्या है। और क्रेडिट एग्रीकोल के मुताबिक 12 से 13 ट्रिलियन युआन की स्पेंडिंग हो सकती है अगले 3 सालों तक। क्रेडिट एग्रीकोल ये ब्रोकरेज है, उन्होंने कहा है कि 12 से 13 ट्रिलियन युआन की हो सकती है। अब फोकस अगले महीने है, दिसंबर में उनका एक पोलिट ब्यूरो है 24 सदस्यों का, उनकी बैठक होने वाली है, जो कि सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, वो होने वाली है दिसंबर में।
उसमें अब कयास लगाया जा रहा है कि अब वहाँ से कोई अनाउंसमेंट निकल कर आ सकती है। तो हर बार ये कोई ना कोई अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, मगर हो कुछ नहीं रहा है। ऑन द सरफेस ये बात करी जा रहे हैं, हाँ डेट रिफाइनेंसिंग होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट मजा नहीं आ रहा, डिमांड बूस्ट करने जैसा कुछ नहीं हुआ। और उसका जो लिहाज है वो उनके कंज्यूमर प्राइसेस, जो महंगाई के आंकड़े आए शनिवार को, उस पर दिखता है, क्योंकि सिर्फ 0.3% की ग्रोथ देखने मिली, लगभग फ्लैट। कोर सीपीआई भी 0.2%, और प्रोड्यूसर प्राइसेस जो है उनके होलसेल प्राइसेस जिसे हम कहते हैं, वो 2 साल से लगातार गिरते जा रहे हैं। तो वो एक है। सो 3% की गिरावट आई उसमें, जबकि 2.5% की गिरावट का अनुमान था। और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये जो स्टिमुलस जो अनाउंसमेंट्स हो रही है उन्हें इफेक्ट दिखाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अब तक कोई कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट चीन से निकल कर नहीं आई है। यूएस के मार्केट्स में तो आपने बता ही दिया है कि अच्छा हफ्ता रहा, उनके लिए भी पार्टी वहां पर चल रही है। रसल 2000 उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 9% ऊपर था पिछले हफ्ते, और नैस्डैक, डाउ, बाकी सारे तो रिकॉर्ड हाई पे है। बिटकॉइन अब 81,000 के पार निकल गया है, और टेस्ला ने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को दोबारा छू लिया। और जो हेज फंड्स टेस्ला को शॉर्ट करे बैठे थे, उनको $5 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ पिछले हफ्ते में। ये डेटा निकल कर आ रहा है। और ट्रंप मीडिया के भी शेयर 15% ऊपर थे शुक्रवार को, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो शेयर बेचेंगे उस कंपनी के। और जो कुछ कंपनी ऐसी जो प्राइवेट जेल रिलेटेड कंपनीज है, प्राइवेट जेल मतलब उनकी प्राइवेट जेल होती है, प्राइवेट जेल जो उनकी ट्रम्प साहब की इमिग्रेशन पॉलिसीज है, एक कंपनी है कोर सिविक नाम की और जियो ग्रुप नाम की, वो प्राइवेट जेल्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनके शेयर 70-80% चढ़ गए पिछले हफ्ते ट्रंप की जीत के बाद। तो वो एक ध्यान रखने लायक बात है। इस हफ्ते तो महंगाई के आंकड़े आने हैं अमेरिका से, वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जॉबलेस क्लेम्स तो आने ही है। जेरोम पावल की फिर से एक स्पीच है गुरुवार को, तो उस पर अगर कोई डेटा निकल कर आए तो वहाँ से देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हैंडओवर यूएस से तो अच्छा है, एशिया पस्त है, क्योंकि चाइना से अब तक कोई हैंडओवर ढंग का नहीं आया स्टिमुलस, मगर हैंडओवर ठीक ठाक ही है यूएस से, मगर हमारे बाजार के अपने मसले हैं। हमारे अपने यूएस में पिछले 1 साल की सबसे बेहतरीन तेजी थी। रसल 8.5%, तो बाकी सारे तीनों बेंचमार्क 4.5 से 5.5% उछले वीक ऑन वीक। हाँ, एक चीज और, वो ट्रंप साहब को जिसने गोली मारी थी, कहा जा रहा है ईरानियन था है ना। तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो अच्छे रिलेशन चाहते हैं। और ट्रंप साहब ने एरिजोना भी जीत लिया है। वो काउंटिंग खत्म हुई तो सातों के सातों जो हॉर्मास बताते थे स्विंग स्टेट्स, सब ट्रंप साहब ले गए। ये है ग्लोब की तस्वीर। हैंडओवर रिलेटेड यूएस से कोई इशू नहीं है, उनकी तेजी ताबड़तोड़ है। हॉर्मान ने सही कहा, मसला अपना है। अभी नतीजे आएंगे, हर्षदा बताएंगी, उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट्स का सिलसिला तो भाई साहब कंटिन्यू कर रहा है। पहले लेकिन वीरू के पास चला जाए। वीरू बताएंगे कैसे अब निफ्टी बैंक को इस नए हफ्ते में हमें अप्रोच करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, फ्रेंकली स्पीकिंग इंडेक्स बहुत चैलेंजिंग जोन में है, और कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, और मतलब क्लियर थॉट्स नहीं है आशीष। इंडेक्स पैसे खींच रहा है, पैसे बनाना मुश्किल है टिल द टाइम आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है। मतलब इतनी दिनों से निफ्टी 100 डेमा के नीचे, 200 डेमा के ऊपर, बैंक निफ्टी 10, 20, 50 डेमा के क्लस्टर के इर्द गिर्द घूमता हुआ। मतलब एज ए पोजिशनल ट्रेडर तो पैसा बना ही सकते हैं आप, एज ए डे ट्रेडर भी अगर आप देखें आशीष, बहुत मुश्किल है इस बाजार में स्विंग्स को जनरेट करना। डेटा कंफ्यूज कर रहा है, चार्ट्स कंफ्यूज कर रहे हैं, और हम काफ़ी तक रेंज बाउंड हैं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? स्टिल इसको एक टैगलाइन देना, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड आशीष। एफआईएस की सेलिंग है हायर लेवल्स पे, और हम किसी भी प्रकार के ग्लोबल सेटअप में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहे हैं। यूएस कहाँ का कहाँ चला गया और हम कहाँ के कहाँ आ गए 20 डेमा रिवर्सल देख के। हायर लेवल्स पे आपके सभी लॉन्ग ट्रेड्स को चैलेंज करेगी एफआईएस की सेलिंग। 3404 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 1748 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 314 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। फर्दर इंडेक्स पे उन्होंने शॉर्ट ऐड किए लगभग 4087, 1146 करोड़ रुपए की यहाँ पर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करी, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और आशीष, एफआईएस का जो इंडेक्स शॉर्ट है ना, अब वो फिर एक बार मैक्सिमाइज होकर 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट के पास पहुँच चुका है। यानी एफआईएस ने एक बार फिर से उस अपर स्विंग में जो हमें मिला था डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद या फिर उनसे पहले, उस पर फिर हायर लेवल्स पर शॉर्ट्स काफ़ी इनिशिएट कर रहे हैं। यानी फियर ऑफ कोलैप्स यहाँ से फर्दर परसिस्ट करता है। आप आज के ऑप्शन स्टैट्स को देखिए किस तरीके से वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 24, 200, 300, 400 के जोन में
हमने कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशंस को बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करते देखा है। आपकी स्क्रीन पे 22, 24,200, 13 लाख, 24,300 में यहाँ पे करीब 8 लाख जुड़े, और नीचे पुट राइटर्स में सिर्फ 24,000 की पुट एक्साइजेबल करीब 29 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और वो भी अगर आप कंपेयर करें वर्सेस कॉल राइटर्स कम है, काफ़ी कम है। और आई थिंक ये जो सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी आपको पिरामिड से। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स, ये वो जोन है कॉल राइटर्स का जो कि ड्यूरिंग आई थिंक यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स डोनाल्ड ट्रंप विन आपकी स्विंग हाई थे, उसको कैप्चर कर लिया कॉल राइटर्स ने। अगेन कह रहा हूँ इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड इंडेक्स, बट स्टिल बेस लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए बेस 1 इज डोमिनेटेड बाय ओनली पुट राइटर्स कन्विक्शन। वो जो 24,000 का मंथली वीकली पुट है, 24,044, 23,971, जब तक इंडेक्स इसके ऊपर है किसी पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश होगी, बट अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर कह रहा हूँ 916, 827 प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का लो, और इवन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो आ सकता है स्क्रीन पे। चार्ट्स हायर लेवल से झूल रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है, और लॉजिकल सपोर्ट कोई नहीं है निफ्टी पे सिर्फ एक 24,000 को छोड़ के। दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ अगर बेस 1 टूटता है तो 827 और इवन 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी खुली है। बेस 1 जब तक होल्ड कर रहा है, अगर कोई पुल बैक आएगा तो वो मैक्सिमम कहाँ तक, RS1 जहाँ पे आपके कॉल राइटर्स की जोन है और जहाँ पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। प्लीज रेजिस्टेंस की ट्रेड लेके आइएगा, और अगर आप 10 डेमा काटते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स स्पेशली 359 और 479 जो कि 100 और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी है। ओनली डे ट्रेड पर्सपेक्टिव। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने आशीष लास्ट वीक एक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था कि भाई ये निफ्टी से एक शेड बेटर है, स्ट्रांग है, धीरे धीरे उस परसेप्शन को इसने डिसॉल्व कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। 52,000 पे कॉल राइटर्स, SBI जिस तरीके से पोस्ट अर्निंग सिंक हुआ, एक एडवांटेज SBI और PSUs के पास था वो भी सिंक हो गया। 52,000 पे कॉल राइटर, 51,000 पे पुट राइटर। 51,000 का जोन क्लस्टर जो है वहाँ पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है जो एक क्वेश्चन के तौर पे काम कर रहा है। अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए लेवल स्क्रीन पे, बेस लेके आइएगा पहले। अगेन कह रहा हूँ डिफिकल्ट टू ट्रेड इंडेक्स, सबसे चैलेंजिंग फेज है ये पिछले मेरे ख्याल से 1-2 वर्षों का। बेस 1 स्क्रीन पे क्या है, बेस 1 है 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे आप कोई लॉजिकल ट्रेड बाय कर सकते हैं, बट अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी 51,010 तोड़ता है तो इट्स दिस टाइम 50522 इज ओपन। तो हमें एक कुशन लेके 100 डेमा के आसपास कई ट्रेड को बाय करना है, और जो भी ट्रेड इस ट्रेजेक्ट्री में बाय करें आशीष उसको RS1 की ट्रेजेक्ट्री में अभी निकाल देंगे। दोनों ही इंडेक्स चैलेंजिंग परिस्थिति में है, वाकई ट्रेड निकालना इंडिसेस पे बहुत मुश्किल है आशीष। लीजिए भाई साहब, वीरू की कमेंट्री कितनी वो क्या कहते हैं कॉशियस अंडरटोन के साथ थी। इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्स काफ़ी चैलेंजिंग जोन में, कोई लॉजिकल सपोर्ट नज़र नहीं आता बारिंग 24,000 ऑन द निफ्टी। कॉशियसली ट्रेड करिएगा भाई, और अगर सरदर्द है इंडिया इंक की परफॉर्मेंस से तो हर्षद से जान लेते हैं इस वीकेंड, मतलब फ्राइडे क्लोज से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नतीजे आए हैं। ओवरऑल वो नतीजों की तस्वीर है कैसी, और अदरवाइज भी कुछ स्टॉक से न्यूज़ हो तो। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष, वो हल्का सरदर्द अब माइग्रेन में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर। अच्छा, टाटा मोटर से एक्सपेक्टेशन थी कि नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन एशियन पेंट जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी में हाउलर, वही देखने को मिला है। मुनाफा करीब 44% घटा, 694 करोड़ पर। अनुमान था 1100 करोड़ का, तो वहाँ से एक बड़ा मिस है। रेवेन्यू 5% घट कर आया, ये भी एक बड़ा मिस है, करीब 500 करोड़ से मिस यहाँ पर भी देखने को मिला। 8,027 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया। इबिटा में 28% तक की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1,239 करोड़ पर ये आया 1,500 करोड़ के अनुमान के सामने, और मार्जिन जहां पर अपेक्षा थी कि देखिए दबाव में आएंगे, 20% के 18% हो जाएंगे, ये 15% पर आए हैं। तो हर पैरामीटर पर दरअसल परफॉर्मेंस जो है खराब है, और खास तौर से जो वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा 6 से 8% की ग्रोथ की थी, यहां पर वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। 0.5% वॉल्यूम्स घट गए हैं कंपनी के लिए। अब कंपनी ने साफ कहा है कि देखिए डिमांड एनवायरनमेंट बेहद चैलेंजिंग है, कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा है, उसी का एक रिफ्लेक्शन इनके बिजनेस में भी देखने को मिला। आगे चलकर मार्जिन थोड़े से संभाल लेंगे, क्योंकि एक तो कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस इनके कम हुए हैं और कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ा थ्रस्ट आता है कंज्यूमर डिमांड से,
वही नदारत है। कई सारे ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है, वो आगे डिटेल में उल्लेख करेंगे। तो ये एक बड़ा एक्सीडेंट साबित हो सकता है। दूसरा आपका टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स के केस में भी मुनाफा करीब करीब 11% घट कर आया है। रेवेन्यू 4% घटा है, 1 लाख करोड़ के आसपास। एबिटा में 19% तक की गिरावट है, यहाँ पर भी 12,159 करोड़, तो ये भी उम्मीद से कम ही प्रदर्शन देखने को मिला है। मार्जिन्स 12% पर आए, 13.6% का अनुमान था, और जो डेट है वो बढ़ गया है। जेएलआर के केस में कुछ टेम्परेरी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे एल्यूमिनियम के, उसका एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। और जेएलआर के बिजनेस पे भी हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में दबाव देखने को मिला है। एक जो हल्की सी सिल्वर लाइनिंग है, कंपनी ने जेएलआर के पर्सपेक्टिव से अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं की। तो भले ही H1 फीका रहा हो, खराब रहा हो, H2 को लेकर अपेक्षा है कि पिकअप देखने को मिलेगा। मानना है कंपनी का प्रोडक्शन और होलसेल वॉल्यूम्स दोनों पिकअप करती हुई दिखाई देंगी सेकेंड हाफ में, और इसीलिए उन्होंने 30 बिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू गाइडेंस अनचेंज रखा है और मार्जिन गाइडेंस भी 8.5% के ऊपर का रखा है जेएलआर के कॉन्टेक्स्ट में। तो गाइडेंस अच्छा है, लेकिन इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस खराब। ये दो दिग्गज होंगे जिस पर हम पहले रिएक्ट करेंगे। डीवीज लैब के केस में मुनाफा अच्छा ग्रो हुआ है, यहाँ पर 510 करोड़ का मुनाफा है, 46% की बढ़त है। रेवेन्यू 22% बढ़ा है, एबिटा 39% बढ़कर आया है, 49% बढ़कर आया, बेग योर पार्डन, एंड मार्जिन्स में भी स्थिति बेहतर ही है। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट 43% घटा, एबिटा में 15% की गिरावट है। रेवेन्यू ग्रोथ जरूर 12% की आई है, और मार्जिन 16% के 12% आ गए। तो यहाँ पर भी अपेक्षा थी कि खराब परफॉर्मेंस आएगा, ठीक वैसा ही देखने को मिला है। मेट्रोपोलिस के केस में एक ठीक परफॉर्मेंस रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा सब में ग्रोथ देखने को मिली है। पेशेंट वॉल्यूम भी पिकअप होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मिड कैप कंपनियों में ओला इलेक्ट्रिक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लॉस आपका घटा जरूर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर लॉस थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन परफॉर्मेंस खराब है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिन पर फोकस रहेगा, लेकिन क्लियरली नंबर्स का एक शॉकर का सिलसिला बरकरार है। ट्रू। अब ये समझ में नहीं आता कि पिछली चार्ट देख के ऐसा होप करें, जैसे सब कंपनीज कह रही हैं कि साल का H2 अच्छा रहेगा, उस होप पे एक्यूमुलेट करें या फिर और दबाव आएगा। अब देखते हैं। खराब है, डिसअपॉइंटिंग इंडिया इनका परफॉर्मेंस। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, आज का इवेंट्स कैलेंडर 11/11 है आज, 11 नवंबर। साल खत्म होने आया, पता है, सिर्फ 50 दिन बचे हैं। वीरू, न्यू ईयर का कुछ प्लान करा क्या? न्यू ईयर का 50 दिन बचे भाई साहब, मात्र 50 दिन। नहीं। और इस बार तो न्यू ईयर मेरे ख्याल से वर्किंग डे होगा। एक मिनट, बाकी 315 ना न्यू ईयर, हाँ वर्किंग डे दिसंबर 31, अरे बाप रे, वर्किंग ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ेगा भाई, 31 और 1। और इस बार 26 जनवरी जो है वो भी छुट्टी गई, वो भी संडे को पड़ रही है। अगले साल की मुझे बताया गया कई सारी छुट्टियों की वाट लगने वाली है। हाँ, 26 जनवरी संडे है। ये यूएस वाला ठीक है, 3rd मंडे ऑफ जनवरी, ऐसे छुट्टी बनानी चाहिए आपको। खैर, इवेंट्स कैलेंडर पे आ रहा हूं। पहले ये बातचीत हम लोग सीधा सौदा में कंटिन्यू करते रहेंगे। आज मंडे है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट और बैंकेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। रिजल्ट्स हेवी डे है। पहले तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर रिएक्शन देने हैं जो हर्षदा हाईलाइट करके गई हैं। 3 निफ्टी के रिजल्ट्स आज आने, ब्रिटानिया, हिंडाल्को और ओएनजीसी। वायदा के 6 नंबर्स आने, हिंदुस्तान कॉपर, मतलब अदर देन निफ्टी 50, वो तो वायदा में है ही है। जब मैं वायदा के कहता हूं मतलब निफ्टी 50 को छोड़ के। हिंदुस्तान कॉपर, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एनएमडीसी, रामको सीमेंट्स, श्री सीमेंट्स और यूपीएल, ये 6 नंबर्स का इंतजार। कैश की लंबी लिस्ट है। एनएमडीसी के वायदा में नंबर्स दिख रहे हैं आपको। नंबर्स पिछले हफ्ते क्यों आउट परफॉर्म कर रहा था, ये रह रहे कि क्यों तेजी दिखा रहा था। रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस डोल आउट पे भी इस कंपनी का बोर्ड आज विचार करेगा। एम्फी का डेटा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का डेटा, ये अक्टूबर का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा आज रिलीज होगा। अब दिखेगा जरा फ्लोज किस तरह के बने हुए नहीं बने हुए। आज प्रेसिडेंट मुर्मू
नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब को शपथ दिलवाएंगी राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आज आईसीसी उसका कैलेंडर, उसका शेड्यूल रिलीज करेगा। मेरे ख्याल अभी पेंच फंसा हुआ है। इंडियन टीम पाकिस्तान जाके खेलना नहीं चाहती है, दुबई में चाहती है मैचेस। पाकिस्तान ऐसा नहीं चाह रहा था, देखते हैं क्या होता है। आज नई मारुति डिजायर नई दिल्ली में लॉन्च होगी दोपहर 12 बजे। पता मैं इसका डिटेल पढ़ रहा था। जीएनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है इस डिजायर को। सेफेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान अपने क्लास में। आज इसके प्राइसेस अनाउंस होंगे लॉन्च के साथ साथ। अच्छा, एयर इंडिया विस्तारा मर्जर, आज आखिरी दिन है। विस्तारा की फ्लाइट्स अब उड़ रही होंगी। कल से ऑफिशियली एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो जाएंगी भाई साहब। और यूएस में छुट्टी है, नहीं स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे। यूएस वेटरन्स डे बना रहा है, मेरे ख्याल से उनकी बैंक हॉलिडे, उनका बॉन्ड मार्केट आज बंद है, इक्विटीज खुले रहेंगे। खैर, कमोडिटी स्ट्रेटेजी पे आऊं उससे पहले तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। सब इंचअप करना शुरू कर गया भाई साहब। बॉन्ड यील्ड्स उछल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के जोन्स पे आके खड़ा हुआ है। क्रूड वहीं है 74 75 74 के इर्द गिर्द है। थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है क्रूड। ऐसे में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी। अनुज कह रहे कच्चा तेल बेचिए 60-55 के स्टॉप के साथ और जिंक का नवंबर वायदा खरीदिए, वहां पे लगाइए 277 का एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के कमजोर से संकेत 90-100 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशन आते हुए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा।